नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह फिर अपने नए लेक्चर के साथ। आप जानते ही हैं कि हम 1857 के विद्रोह के कारणों की बात कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने राजनीतिक कारणों पर प्रकाश डाला था, कल हमने धार्मिक और सामाजिक कारणों पर प्रकाश डाला था। आज जो 1857 के बचे हुए जो कारण हैं विद्रोह के, जैसे आर्थिक कारण है या फिर सैनिक कारण है या फिर तत्कालिक कारण है, उनके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आर्थिक कारणों की बात करेंगे। आर्थिक जो शब्द है वो अर्थ से जुड़ा है और अर्थ का मतलब होता है धन, यानी धन से जुड़ा हुआ कारण। अब धन और अर्थ आपस में पर्यायवाची हैं और ये देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उससे जुड़े होते हैं, इसलिए हम इनको आर्थिक कारण के नाम से जानते हैं। अब आर्थिक कारण यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें लोग धन को कमाते हैं और अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। अब अंग्रेजों के आने से पहले भारत के जो गांव थे या जो जीवन था वो आत्मनिर्भर था। यहाँ के गांव के लोग अपना जीवन बहुत ही शांति से, समृद्धि से जी रहे थे। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसी नीतियाँ लागू की गई उनके द्वारा, जिसके द्वारा भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो धीरे धीरे खस्ता हालत में चली जाती रही। अगर हम इन आर्थिक कारणों की बात करें तो सबसे पहले ये जो धन की निकासी वाला कारण है, हम इस पे प्रकाश डालेंगे। आप जानते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और उस युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का पूरी तरह से अधिकार हो गया था। उसके 6-7 साल बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद अंग्रेजों को एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। वो क्या फायदा था कि उन्हें बंगाल की दीवानी का अधिकार मिल गया। दीवानी आप जानते हैं, भू राजस्व प्राप्त करने का अधिकार। यानी जो भी लगान इकट्ठा होता था वहां से, वो सारे का सारा अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। अब इससे क्या हुआ कि अभी तक जो इंग्लैंड से पैसा आता था, इंग्लैंड जो भी यहां पैसा भेजता था और यहां से वस्तुएं खरीदता था उसके बदले में, लेकिन इस दीवानी मिलने से उसको यह फायदा हुआ कि वो जो चीजें खरीदता था उसके लिए उसको इंग्लैंड से पैसा मंगवाने की जरूरत नहीं थी। वो सारे का सारा पैसा उसको इस दीवानी से मिलने लगा। यानी एक किस्म से भारत से धन की निकासी होना शुरू हो गया। और ये जो धन की निकासी थी, इसके साथ साथ और अन्य कई चीजों पर भी खर्च हो रही थी। जैसे भारत में जितने भी सैन्य अधिकारी या सिविल अधिकारी थे और कर्मचारी थे, उनका जो खर्चा था उसके ऊपर भी ये जो धन था खर्च हो रहा था। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर जो दफ्तर बना हुआ था भारत की निगरानी को देखने के लिए या उसकी देखरेख करने के लिए, वहां पर जो अधिकारी और कर्मचारी थे उनके ऊपर भी पैसा खर्च होता था और वो सारे का सारा पैसा भारत से ही जाता था। और बदले में भारत को उसके बदले में कुछ भी नहीं मिलता था। एक किस्म से ये वन साइडेड, एक तरफा भुगतान था, जिसकी वजह से जो पैसा भारत के विकास पर, भारत के लोगों पर खर्च होना चाहिए था, वो इंग्लैंड और इंग्लैंड के लोगों पर खर्च हो रहा था। अगर हम दूसरे कारण की बात करें, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। आप जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ के जो उद्योग थे, चाहे वो कुटीर उद्योग थे, चाहे वो छोटे उद्योग थे, घरों में जो बनाए गए उद्योग थे, वो जो काम करते थे बहुत ही बढ़िया काम करते थे और वो हाथ से चीजें बनाते थे, इसलिए उनको हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट
यानी हाथ से बनी हुई चीजें थी, और वो चीजें जो होती थी इतनी अच्छी होती थी, इतनी बढ़िया होती थी कि इनकी मांग दूर तक होती थी। अपने देश में तो होती ही थी, विदेशों में भी, और इंग्लैंड में, यूरोप में बहुत ज्यादा होती थी। अब भारत के इन उद्योगों का पतन अंग्रेजों ने विभिन्न कारणों से किया। पहली बात उन्होंने क्या किया, आप जानते हैं कि यहाँ के जो राजा लोग थे उनको जो अपने राज्य में शामिल कर लिया। अब जब राज्य में शामिल कर लिया गया तो उससे क्या हुआ कि यहाँ भारत के जो राजा लोग थे, जो पहले इन चीजों को बहुत खरीदते थे, इनसे हाथ से बनी चीजों को बहुत अच्छा समझते थे और अपने महल में रखते थे, और उनको रख करके वहां पर एक किस्म से देखा जाए तो उसका जो नुमाइश लगाते थे, वो भी लगाते थे, और अपनी चीजों अपने लिए भी उसका फायदा उठाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, एक तो वो पतन जब हो गया राजाओं का, तो इनका कोई संरक्षक नहीं रहा, इनको खरीदने वाले, इनके द्वारा जो बनी चीजें थी उनको खरीदने वाला कोई भी नहीं था। और दूसरा क्या किया अंग्रेजों ने कि उन्होंने इंग्लैंड के अंदर वहां फैक्ट्रियां लगी हुई थी और मशीनों से काम होता था, वो जो सामान आता था भारत में, वो इससे बड़ा ही अच्छा लगता था उनको देखने में, और इसलिए धीरे धीरे वो सामान भारत में आया, और ये जो हाथ से चीजें बनती थी उनको लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। उसका एक कारण ये भी था कि ये जो चीजें थी जब भारत से बाहर जाती थी तो अंग्रेज अपनी संरक्षणवादी नीति अपनाते थे, प्रोटेक्शनिस्ट हो गए थे। वो क्या कर रहे थे कि इन चीजों पर वो जब चीजें बाहर जाती थी तो ज्यादा टैक्स लगा देते थे, जिससे वो चीज बाहर जाकर के महंगी बिकती थी। लेकिन और इंग्लैंड से जो फैक्ट्रियों में मशीनों से सामान तैयार होता था, वो यहां पर आकर के इस ढंग से उसको सिस्टम अपनाया हुआ था उन्होंने, आर्थिक व्यवस्था ये बना रखी थी कि वो भारत में आकर के सस्ता बिके, उसके ऊपर उन्होंने टैक्स हटा दिया। दो काम किए यानी इसके पतन के लिए उन्होंने कि यहां से जाने वाली जो वस्तुएं थी उन पर टैक्स ज्यादा लगा दिया ताकि इंग्लैंड के अंदर महंगी बिके, और इंग्लैंड में जो तैयार सामान हो रहा था, मशीनों से सामान तैयार हो रहा था, उसके ऊपर टैक्स भारत में कम कर दिया ताकि यहां पर वो चीज सस्ती हो जाए और जिससे भारत के लोग उसको खरीद सके। तो आप देख रहे हैं कि इन कारणों से जो यहां पे हस्तशिल्प उद्योग थे उनका पतन होना शुरू हो गया। इसी प्रकार भू राजस्व नीतियां, अब लगान निर्धारण करने के लिए या लगान प्राप्त करने के लिए भी अंग्रेजों ने अपनी कुछ नीतियां चलाई। इन नीतियों से अगर देखें तो यहाँ के जमींदार और जो किसान थे उनको बहुत ही नुकसान हुआ, उनका बहुत बड़ी मात्रा में शोषण हुआ। अगर आप देखें तो इनके द्वारा 3 प्रमुख भू राजस्व नीतियां चलाई गई थी, जिसमें जमींदारी व्यवस्था, जिसको स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, महालवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था क्यों कहा जाता था इसको, या स्थायी बंदोबस्त क्यों कहा जाता था, क्योंकि यहां पर बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में उन्होंने जमींदारों को जो जमीन का टुकड़ा था वो दे दिया और उन्हें कहा गया कि आपने अब हमें जो है एक लगान निश्चित मात्रा में हमें चुकाना है, बदले में आप किसानों से जैसे मर्जी प्राप्त करें। और ये जो व्यवस्था थी उन्होंने परमानेंट कर दी, इसीलिए इसको स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है कि जमींदारों के साथ समझौता किया गया कि आपको हर वर्ष हमें इतना लगान देना ही है, आप देते रहेंगे तो आपकी जमींदारी बनी रहेगी, अगर आपने इस बात से थोड़ा सा भी पीछे हटे तो आपकी जमींदारी छीन ली जाएगी। और इसी प्रकार उन्होंने महालवाड़ी व्यवस्था चलाई बंगाल के उत्तर पश्चिमी हिस्से में या भारत के मध्य क्षेत्रों में। ये महाल का मतलब होता है गांव, यानी यहां पर इन क्षेत्रों में उन्होंने गांव के साथ या गांव के मुखिया के साथ समझौता किया कि आपको साल के अंत में हमें इतना निश्चित लगान देना है, जब तक आप देते रहेंगे आपको पास ये जमीन बनी रहेगी।
इसी प्रकार इन्होंने भारत के दक्षिण भागों में मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था चलाई। रैयत का अर्थ होता है किसान, यानी यहां पर उन्होंने दक्षिण भारत में सीधा किसानों के साथ समझौता किया। किसानों को जमीन का टुकड़ा दे दिया और उन्हें कहा गया कि आपको एक निश्चित लगान हमें देना है, और ये तीन व्यवस्थाएं वहां पर चलती रही। लेकिन इनसे इस जमींदारी व्यवस्था में एक तो जमींदारों को नुकसान हुआ क्योंकि उनको अपनी भूमि छीने जाने का डर लगा रहा, और किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि जो कर की दर होती थी बहुत ही ज्यादा होती थी, जिसके चलते हुए वो अपना लगान वहां पर चुका नहीं पाते थे और उन्हें वहां से हटना पड़ता था। और इसके अतिरिक्त और क्या किया, अंग्रेजों ने यहाँ पर ये भू राजस्व व्यवस्था तो अपना शुरू कर दी, लेकिन बदले में उन्होंने यहाँ पर भूमि सुधार के लिए कोई भी कार्य नहीं किया, जिससे ये जमींदार और किसान जो थे धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होते चले गए। उसी प्रकार अगर चौथे कारण में देखें तो अंग्रेजों ने कुछ वन नीतियां भी शुरू की, फॉरेस्ट पॉलिसीज। अभी तक आप जानते हैं कि फॉरेस्ट में जो कबीले लोग रहते थे अपना जीवन बहुत ही अच्छे ढंग से जी रहे थे, अपनी संस्कृति को अच्छी तरह पर वहां पर वो संभाल कर रखे हुए थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उनको वहां से हटने के लिए मजबूर कर दिया और कह दिया कि ये जो वन है उनमें से कुछ वनों को उन्होंने आरक्षित कर दिया कि यहाँ पर कोई नहीं घुसेगा। अब वे जो लोग थे यहाँ पर रहते थे, यहाँ पे अपना उनका आशियाना था, यहीं पे वो अपना भोजन प्राप्त करते थे, अपनी संस्कृति को संभाल करके रखे हुए थे। ये जो कबीले लोग थे, ट्राइबल जो पीपल थे, जब अंग्रेजों ने इनको बाहर निकाल दिया तो इस वजह से वो अंग्रेजों के खिलाफ होते चले गए। 1857 के विद्रोह में भाग लिया इन्होंने, लेकिन आने वाले समय में इन्होंने अलग अलग स्तर पर भी अपने अपने जो युद्ध थे या जो अपना आक्रोश था अंग्रेजों के प्रति प्रकट किया। तो इन सब आर्थिक कारणों से भारत की जो अर्थव्यवस्था थी धीरे धीरे उसका पतन होना शुरू हो गया। अब अगर हम बात करें, पांचवा जो कारण है वो है सैनिक कारण, मिलिट्री जो रीजन था कि सैनिकों को ऐसी क्या समस्याएं आ रही थी कि जिसकी वजह से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इस 1857 के विद्रोह में भाग लिया। अब आप देखें कि इसके भी कई कारण थे जिसको हमने कई सब हेडिंग्स में बांटा है, जैसे भेदभाव, कम वेतन, घटिया जीवन स्तर, उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं, या समुद्र पार यात्रा। एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। पहला था भेदभाव। अब भारतीय जो अंग्रेजी सेना थी, यानी अंग्रेजों ने यहाँ पर जो अपनी सेना स्थापित की उसमें कुछ लोग यूरोपीय भी थे, हालांकि उनका जो रेशो था, जो अनुपात था वो कम था और ज्यादातर भारतीय उसमें शामिल थे। लेकिन वो क्या करते थे, अंग्रेजों के साथ और भारतीयों के साथ आपस में बहुत ही इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था। वो एक तो ये कहा जाता था कि हम भारत के जो लोग हैं वो कह सकते हैं जिसको कि काले लोग हैं, हबशी लोग हैं, और हमारी जो जाति है वो श्रेष्ठ है, जैसा कि हमने सामाजिक कारणों में भी पढ़ा था। वहां यहाँ पर भी वो हमें भेदभाव देखने को मिल रहा था। सैनिकों में भी अंग्रेज सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार, जबकि अंग्रेजी भारतीय सैनिकों के साथ बुरा व्यवहार होता था। इसी प्रकार उनको कम वेतन दिया जाता था। अंग्रेजी सैनिकों को वेतन ज्यादा मिलता था, जबकि भारतीय सैनिकों का जो वेतन था वो कम होता था। इसी प्रकार घटिया जीवन स्तर, अंग्रेजी जो सेना के लोग थे या भारतीय अंग्रेजी सेना में जो लोग थे यूरोप के या इंग्लैंड के, उनका जीवन स्तर अच्छा होता था, उनको रहने की जगह अच्छी मिलती, उनको खाना अच्छा मिलता। लेकिन भारतीय लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था, उनको खाना भी अच्छा नहीं मिलता था, उनका जो रहने की जगह थी वो भी अच्छी नहीं होती थी। इसी प्रकार उनको उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं, भारतीय सैनिकों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। केवल वो अगर उच्च पद, जो सबसे बड़ा पद होता था उनके लिए, वो था सूबेदार का पद, यानी सूबेदार के पद से ऊपर नहीं जा सकते थे, किसी प्रकार का वो अधिकारी नहीं बन सकते थे। जबकि यूरोपीय जो या भारतीय इंग्लैंड के जो सैनिक थे उनके साथ सभी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था और उनको उच्च पदों पर नियुक्तियां भी दी जाती थी। इसी प्रकार अगर पांचवें पॉइंट को देखें, समुद्र पार यात्रा। अब भारतीय जो लोग थे वो ये समझते थे कि उनके लिए समुद्र पार यात्रा करना अच्छा नहीं है, वो उसको अपशगुन या बुरा मानते थे।
लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने जब विदेशों में युद्ध होते थे, दूसरे देशों में युद्ध होते थे, तो भारतीय सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया। अब भारतीयों को ये बात ठीक नहीं लगी, उनको लगा कि हमारे धर्म के बीच में वो आ रहे हैं, जब हमसे कहा गया कि हमने समुद्र पार की यात्रा नहीं करनी, तो वो क्यों हमें बीच में ऐसा डाल करके समुद्र पार यात्रा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो इन सब कारणों से जो सैनिक थे अंग्रेजों के खिलाफ थे, और वो किसी ना किसी फिराक में थे कि कहीं ना कहीं हम इन सब चीजों का बदला लेंगे, और उसकी परिणति आप देख सकते हैं एक तत्कालिक कारण में हुई। छठा जो कारण है इसका तत्कालिक, इमीडिएट रीजन, यानी किसी भी चीज को होने के लिए बहुत से कारण होते हैं और वो कई सालों से चले आ रहे होते हैं, लेकिन एक चिंगारी की आवश्यकता होती है, और वो चिंगारी उन्होंने एक तत्कालिक कारण के रूप में देखी। अब यहां पर क्या हुआ, इस तत्कालिक कारण में अंग्रेजों ने अपनी सेना में एक नया बदलाव किया। क्या बदलाव किया? उन्होंने बदलाव किया कि अपनी सेना के लिए एक नई राइफल खरीदी, जिसको इनफील्ड राइफल के नाम से जाना जाता है। इनफील्ड राइफल। अब ये जो राइफल थी, इसमें क्या था, इसमें जब कारतूस भरे जाते थे तो पहले उनको मुंह से छीलना पड़ता था, तभी वो उसमें भरे जाते थे। अब ये सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को पता चल गया, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिक थे। क्या पता चल गया कि ये जो इनफील्ड राइफल आई है, इसमें जो कारतूस भरे जाने हैं वो उनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। अब जो हिंदू लोग हैं वो गाय को बहुत ही पवित्र मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। आप देख सकते हैं कि घरों में भी लोग उसके जो उपले भी बनाते हैं और घरों में पोछा भी लगाते हैं गाय के गोबर से। और दूसरी तरफ जो ये भी पता चला कि उसमें सूअर की चर्बी भी है। मुसलमान भी आप जानते हैं कि जो सूअर है उसको अच्छा नहीं समझते, उससे घृणा करते हैं, उसको हीन समझते हैं, और उनको लगा इसको मुंह से छीलना पड़ेगा। तो उनको लगा कि ये अंग्रेजों ने जानबूझ करके धार्मिक भावना को भड़काने के लिए ये काम किया है, और इसलिए इसका तत्कालीन कारण ये था कि अंग्रेजों के खिलाफ इन भारतीय सैनिकों ने इस इनफील्ड राइफल के प्रयोग की वजह से, ना प्रयोग करने की वजह से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया कि हम इस इनफील्ड राइफल को नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इसमें जो कारतूस भरे जा रहे हैं उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, जो हमारे लिए ठीक नहीं है, हम उसको मुंह से नहीं छील सकते। और इसीलिए आने वाले समय में मंगल पांडे ने बंगाल में सबसे पहले बैरकपुर छावनी में इस इनफील्ड राइफल के खिलाफ विद्रोह कर दिया, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उसको मृत्युदंड दे दिया। और बाद में लेकिन ये जो दूसरी जगह पर सैनिक थे उन्होंने अलग अलग जगह पर विद्रोह करके अंग्रेजों से टक्कर लेना शुरू कर दिया, और 1857 का विद्रोह शुरू हो गया। तो आपने देखा कि आज हमने 1857 के विद्रोह के कारणों की जो व्याख्या थी वो आज पूरी कर ली है। पहले दिन हमने राजनीतिक कारण, दूसरे दिन हमने धार्मिक और सामाजिक कारण, आज हमने आर्थिक, सैनिक और तत्कालिक कारणों पर प्रकाश डाला है। और आने वाले समय में हम 1857 से विद्रोह से जुड़े हुए और भी अन्य मुद्दों पर, जिसमें 1857 की विद्रोह के असफलता के कारण, 1857 की विद्रोह के बाद क्या प्रभाव पड़े, या 1857 के प्रमुख जो नेता थे या जो प्रमुख केंद्र थे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज के लिए